गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमारी लास्ट वीडियो में, कि फंक्शंस क्या होते हैं, और फंक्शंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था: यूज़र डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन एंड मॉड्यूलर। ठीक है, तो आज हम उसके यूज़र डिफाइंड में, बिल्ट इन फंक्शन में आपको कल बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल्स के बारे में। मॉड्यूल्स में क्या होता है, एक फ़ाइल होती है। सपोज मॉड्यूल्स मतलब है एक फ़ाइल जिसके अंदर क्या है, फंक्शंस होते हैं, ठीक है, और एक क्या होता है, वेरिएबल्स। और दोनों को कहाँ रखा जाता है, सेपरेट फाइल में। ठीक है, यानी कि मॉड्यूल एक फ़ाइल है जिसके अंदर फंक्शंस एंड वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए जाते हैं सेपरेट फाइल के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, मॉड्यूल बेसिकली एक फ़ाइल है जिसके अंदर क्या होगा, पाइथन कोड होगा। ठीक है, इसको सिंपल शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि मॉड्यूल एक फ़ाइल है जिसके अंदर क्या होता है, पाइथन कोड होता है। जब हम किसी भी प्रोग्राम को अगर ब्रेक करते हैं, सपोज़ हमारा प्रोग्राम है ये पी, इसको हम ब्रेक करते हैं मॉड्यूल्स में। ठीक है, हमने इनको मॉड्यूल्स में ब्रेक कर दिया, तो हर इसके अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे वो क्या कर रहे होंगे, रिलेटेड टास्क परफॉर्म करेंगे। मतलब कि अगर हम प्रोग्राम को, किसी भी पाइथन कोड को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, तो उसके अंदर जो फंक्शंस हमने बनाए हैं वो क्या करना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, एक ही तरीके का टास्क कर रहे हो। कि सपोज़ हाफ टास्क ये परफॉर्म कर रहा हो, हाफ टास्क ये परफॉर्म कर रहा हो। बेसिकली क्या चीज़ है कि इट शुड बी मीनिंगफुल, राइट, मीनिंगफुल होना चाहिए। अब मॉड्यूल की हमें ज़रूरत क्या है, इससे क्या होता है, अगर हमें सेम कोड को मल्टीपल टाइम्स एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम में यूज़ करना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या करता है, आपको बजाय पूरा प्रोग्राम दोबारा लिखने के, मॉड्यूल की वजह से आप उसको एक ही कोड को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इंपोर्ट स्टेटमेंट। देखो, इंपोर्ट स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है हमें किसी भी मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए। अगर हम एंटायर मॉड्यूल जो है अपना इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट। फ्रॉम का मतलब यहाँ पर होता है, अगर हम सारे फंक्शंस या फिर कुछ सेलेक्टेड वंस इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करते हैं फ्रॉम का। ठीक है, फिर आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है, आपने पढ़ा है कि अगर किसी मॉड्यूल में, अगर हम कोई भी मॉड्यूल अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। यानी कि मॉड्यूल हमने बेसिकली क्या बताया, एक फ़ाइल जिसमें पाइथन कोड होता है, ठीक है, और फंक्शन और वेरिएबल डिफाइन होते हैं एक सेपरेट फाइल में। ठीक, मॉड्यूल हमने ये बताया कि जो प्रोग्राम है वो हमारे मॉड्यूल्स में डिवाइड होंगे, उसको फंक्शंस जो होंगे अलग अलग मॉड्यूल्स के, वो क्या करेंगे, रिलेटेड टास्क परफॉर्म करेंगे, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, और फंक्शन क्या होंगे, मीनिंगफुल भी होंगे। फिर हमने बताया आपको कि इंपोर्टिंग मॉड्यूल में पाइथन प्रोग्राम में एक होती है इंपोर्ट स्टेटमेंट, अगर हम पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना चाहते हैं। फ्रॉम होती है अगर हम सारे फंक्शंस या सिलेक्टेड वंस को इंपोर्ट करना चाहते हैं, और एक होता है हमारा इंपोर्ट मॉड्यूल। तो इस मॉड्यूल से हम क्या कर सकते हैं, किसी मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं इंपोर्ट। अब इसको लिखने का तरीका बताएं। सिंटेक्स क्या होता है, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, ठीक है, और कितने भी ब्रेसेस में मॉड्यूल 2, 3, 4, कितने भी मॉड्यूल्स जितने भी हमने प्रोग्राम में यूज़ किए हुए हैं, वो सारी क्या कर सकते हैं, हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट क्या है यहाँ पर, इंपोर्ट एक स्टेटमेंट है, और मैथ क्या है, मॉड्यूल है। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट जो है ये 3 ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म करेगी। ठीक है, यानी कि जब ये इंपोर्ट मैथ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, तो ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। सबसे पहला है कि ये सर्च करेगी maths.py एक्सटेंशन। py आपको पता है, py क्या था,
पाइथन का एक्सटेंशन यूज़ कर रहे थे प्रोग्राम को सेव करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आपने मॉड्यूल डेफिनेशन और वेरिएबल क्रिएशन के लिए स्पेस क्रिएट करेगी, ठीक है, ठीक है। मतलब स्पेस क्रिएट करना जहाँ पर मॉड्यूल को डिफ़ाइन किया जाएगा और उसके वेरिएबल क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, जो भी हमारी स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करना, मॉड्यूल में जो भी स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करना। तो ये बेसिकली 3 ऑपरेशंस हैं जो ये स्टेटमेंट परफॉर्म करेगी, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं सीलिंग फंक्शन की। सीलिंग फंक्शन में क्या होता है, सीलिंग बेटा, सीलिंग होती है आपकी छत, ठीक है। तो ये आप अपने कभी ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे कि सीलिंग फंक्शन क्या होती है। इस तरीके से उसको नोटेशन किया जाता है किसी भी चीज़ की अपर वैल्यू, ठीक है। और फ्लोर फंक्शन को हम इस तरीके से नोटेट करते हैं, यानी कि उसकी लोअर वैल्यू। तो ये कौन सी हो गई, ये दिख रहा है आपको, ये हो गई अपर वैल्यू, राइट, और दिस इज लोअर वैल्यू। अब सीलिंग फंक्शन क्या करता है, सपोज़ हमने लिखा मैथ्स डॉट सील 3.4, तो ये आंसर हमें देगा 4। क्यों देगा, क्योंकि 3.4 से हमें क्या करना होता है, सीलिंग फंक्शन यानी कि उससे बड़ा, तो उससे बड़ा क्या हो गया 4, 5, 6, लेकिन क्या करेगा, रिटर्न स्मॉल इंटीजर, जो सबसे स्मॉल इंटीजर, तो सबसे स्मॉल इंटीजर क्या है 4, तो इसलिए वो क्या रिटर्न करता है 4, सीलिंग फंक्शन। 5, 6 क्यों रिटर्न नहीं कर रहा, क्योंकि जो उससे बड़े इंटीजर हैं, हमारा जो x है उससे बड़े इंटीजर हैं उनको रिटर्न करता है, लेकिन उनमें सबसे छोटे वाले को रिटर्न करता है। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोर फंक्शन की। फ्लोर मैंने बताया था आपको, ये होता है फ्लोर फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, अब आप रिटर्न क्या करेगा, फ्लोर मतलब नीचे वाली वैल्यू, लोअर वैल्यू, तो यानी कि उसकी या तो इक्वलेंट वैल्यू, ठीक है, या उससे x से छोटी वैल्यू। तो सपोज़ मैथ्स डॉट फ्लोर x है, ये x से छोटी वैल्यू, तो x से छोटी वैल्यू क्या होगी 46, ठीक है। या फिर उसके हमने बोला मैथ्स फ्लोर 100.12, तो इसकी छोटी वैल्यू क्या हो गई 100। समझ आ गया, यानी कि सबसे बड़ा इंटीजर बताएगा। इंटीजर देखो इस चीज़ में आप ये समझ रहे होंगे कि 45.17, तो 717 कहाँ गया, इसमें ये बोला है कि वो सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, जो लेस देन या इक्वल टू होगी x से, ठीक है। तो सबसे बड़ी इंटीजर वैल्यू इसके बाद क्या है 100, और 45.17 से छोटी वैल्यू क्या होगी, बड़ी वैल्यू क्या होगी, देखो -45.17। अब जितनी जो इसकी लार्जेस्ट इंटीजर क्या होगा इसके बाद -46, तो इसलिए हम 17 को नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर 12 को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है इंटीजर वैल्यू देनी है। अब उसके बाद करते हैं हम पावर फंक्शन की बात। अब पावर फंक्शन क्या होता है, आपको पता है x की पावर y की फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हम लिखेंगे मैथ्स डॉट पावर 3 की पावर 3, ठीक है, तो मैथ्स डॉट पावर 3 की पावर 3 यानी कि इस तरीके से, तो क्या रिटर्न करेगी वैल्यू 27, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं पावर फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, तो अब हम इसको लिखने का तरीका देख लें। प्रिंट करेंगे मैथ डॉट SQRT 65 राउंड मैथ SQRT 65 टू द 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो 65 का क्या कर देगा, ये स्क्वायर रूट कर देगा, विच इज़ 8.06। अब बात करें हम लॉगरिथम वैल्यू की, ठीक है। ये क्या करता है, रिटर्न करता है बेस्ड इन log x। तो यानी कि अगर हम लिखते हैं मैथ डॉट log 10 ऑफ 100, तो इट विल रिटर्न द वैल्यू 2। ये आप अपने जो है कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बाकी आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आप लोगों को आता होगा। कॉस फंक्शन क्या होता है, आपकी कोसाइन वैल्यू देता है x की, ठीक है। जैसे आपने लिखा मैथ डॉट cos 3, तो ये उसकी कोसाइन वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से साइन फंक्शन प्रोवाइड करेगा साइन वैल्यू, ठीक, यानी कि मैथ्स फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। 10x क्या करता है 10 वैल्यू देगा 3 की, ठीक। अब बात करते हैं हेल्प फंक्शन की। अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन अपने प्रोग्राम में ये अपने फंक्शन में
आप भूल गए हैं कि कैसे स्टैंडर्ड फंक्शन को यूज़ करना है, तो वहाँ पर आपको क्या होगी, हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी। उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, हेल्प फंक्शन। ठीक है, अब आपने बोला इम्पोर्ट मैथ प्रिंट हेल्प मैथ डॉट कॉस, यानी कि हम किसको सर्च कर रहे हैं, कॉस फंक्शन को। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कॉस पर क्या कर देगा, नन, और कॉस एक्स क्या रिटर्न कर देगा कि वो क्या होता है, कोसाइन ऑफ एक्स, यानी कि वो क्या बताएगा आपको कि जो हम यूज़ करते हैं मॉड्यूल में वो फंक्शन होता है हमारा कॉस एक्स। कॉस कोई फंक्शन नहीं होता, कॉस एक्स होता है। कॉस के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन होता है एक्स। ठीक है, तो ये कोसाइन वैल्यू देता है एक्स की, क्योंकि अगर आप सिंपल कॉस लिखते हैं तो वो तो आपको कॉस वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन कॉस वैल्यू होगी किसकी, किसी वेरिएबल की, जो वो रिटर्न करेगा तो वो क्या होगा, एक्स। अब आप क्या कहते हैं, इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, रैंडम रेंज आप क्या करना चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं। रेंज फंक्शन किस में करता है, एक लोअर वैल्यू होती है और एक अपर वैल्यू होती है, ये लोअर हो गई, अपर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। जैसे आपने बोला रैंडम डॉट रेंज 30, तो इसका मतलब 0 to 30। ठीक है, 0 to 30 के बीच में ये कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा, जैसे कि इसने बोला 13। ठीक है, ये कोई पैरामीटर्स नहीं लेता है, यानी कि कोई वैल्यू नहीं लेता है। ठीक है, आप पास नहीं करते हैं, और ये एक कोई भी वैल्यू जो बराबरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 और 1 के बीच में, वो आपको ये शो कर देगा। जैसे आपने बोला एक प्रोग्राम की जनरेट करना है नंबर बिटवीन 0 and 9। ठीक है, तो 0 और 9 के बीच में वो उसने क्या आउटपुट दे दिया आपको, 7, यानी कि कोई भी रैंडम नंबर दे सकता है वो इस रेंज के अंदर। ठीक, इस रेंज के अंदर समझ रहे हैं, 9 इंक्लूडेड नहीं होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये चीज़ें इंक्लूड होंगी। उसके बाद यूनिफॉर्म आता है। यूनिफॉर्म फंक्शन में क्या होता है, दो नंबर्स के बीच में अगर रेंडमली हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिफॉर्म फंक्शन। जैसे हमने बोला रैंडम डॉट यूनिफॉर्म एक्स कॉमा वाई, ये इसकी क्या है, लोअर लिमिट, और ये क्या है, इसकी अपर लिमिट। ठीक है, तो आपने बोला कि अगर सपोज बोला एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि यूनिफॉर्म लॉटरी नंबर। ठीक है, तो और नंबर क्या है, 1 से 100 के बीच में। तो अब हमने क्या बोला था, 1 से 100 के बीच में कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल नंबर कोई भी, यानी कि जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो। ठीक है, तो इसने क्या जनरेट कर दिया, 85.4। कोई भी नंबर ये जनरेट कर सकता है। ठीक है, इसका कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये नंबर जनरेट करेगा, बस क्या होना चाहिए, नंबर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं चॉइस की में क्या होता है, अगर आपको कोई भी रैंडम सिलेक्शन करना है या चॉइस, देखो चॉइस का मतलब क्या है कि आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, आपके पास फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, सीएस है, देन मैथ है। ठीक है, अब ये एक तरीके से आप ये मान लो कि एक लिस्ट है या स्ट्रिंग कह सकते हो आप, अगर ये इस तरीके से है P, C, B इस तरीके से, तो ये क्या हो गई, एक स्ट्रिंग होगी। तो अब अगर इसमें से आपको रैंडमली कोई भी सेलेक्ट करना है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, चॉइस फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपने बोला इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, रैंडमली इंपोर्ट करना है किसे, इंपोर्ट रैंडम हमारा क्या है, इंपोर्ट हमने आपको पहले ही बताया था, इंपोर्ट हमने यहाँ पढ़ा है, ये पढ़ाया था आपको। देखिए इंपोर्ट क्या था, स्टेटमेंट, और रैंडम और मैथ्स था मॉड्यूल, तो इसी तरीके से रैंडम भी हमारा क्या हो गया, मॉड्यूल हो गया, और इंपोर्ट क्या हो गई, स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपने बोला डायरेक्शन की चॉइस, तो रैंडम डॉट चॉइस। ठीक है, ये लिखने का तरीका है इसकी, यानी कि सिंटेक्स, 1 पर ईस्ट 2 वेस्ट, 3rd इज़ नॉर्थ, 4th इज़ साउथ। तो माई डायरेक्शन प्रिंट करानी है डायरेक्शन चॉइस में से। अब उसने बोला कि मेरी डायरेक्शन की चॉइस ये यूज़र से इनपुट कराया कि 4 है। ठीक है, तो 4 पर क्या है, साउथ, तो ये उसका क्या हो जाएगा, आउटपुट। यानी कि अगर आपके पास कोई लिस्ट है, टपल है या स्ट्रिंग है, उसमें से एक चॉइस करना, रैंडमली एक चॉइस करना।
ठीक है। उसके बाद शफलिंग की बात है। शफल मतलब आपने देखा होगा, सपोज़ कि ये जो है यहाँ पर आपकी रखी हुई हैं एक रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन, ठीक है। अब इनको शफल कर दिया। शफल मतलब इधर उधर करना, ठीक है, या स्वैप कर देना। तो अगर स्वैप करने के बाद ये क्या आ जाएंगे, ये भी आ सकता है, ठीक। तो यानी कि उसके कंटेंट को एक फाइल में से इधर उधर स्वैप कर देना, ठीक। ये एक तरीके से उनकी पोजीशन चेंज कर देना। तो शफल किस लिए यूज़ होता है, शफल के लिए या कंटेंट ऑफ द फाइल को स्वैप करने के लिए। तो आप किस तरीके से करते हैं, जैसे आपने बोला इंपोर्ट रैंडम फंक्शन इंपोर्ट किया, ठीक है। रैंडम मॉड्यूल है, ठीक है, जो आपने इंपोर्ट किया। उसके बाद फ्रूट्स में जैसे आपने दिया एप्पल, ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल और एप्रिकॉट, ये सारे आपने फ्रूट्स दिए। तो रैंडम शफलिंग ऑफ किसकी कर रहे हैं, फ्रूट्स की। और आप इसने क्या बोला, प्रिंट करें रीशफल्ड फ्रूट्स, ठीक है। तो फ्रूट जो रीशफल्ड फ्रूट्स हैं उनको क्या कर दे, प्रिंट कर दे। तो रीशफल्ड फ्रूट्स प्रिंट होकर के आ जाएंगे एप्रिकॉट, ठीक है, यानी कि स्वैप करते जाएंगे एक एक। तो ये क्या हुआ, पहले एप्रिकॉट, फिर पाइनएप्पल, ठीक, फिर बनाना, फिर ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, फिर एप्पल, फिर बनाना, ठीक। यानी कि रीशफलिंग हम कैसे भी कर सकते हैं, या तो हम बिल्कुल ही इस चीज़ को उल्टा कर दें, ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है कि जैसे कि सेंटर इसको मान के, बनाना को मानकर, और जो बनाना सेम क्या कर दें, जो है इसको इसको इससे स्वैप करते जाएं, मतलब हर एक वैल्यू को लिस्ट में हम स्वैप करते जाएं। जैसे अब इन्होंने किस तरीके से शफ़ल किया है, शफ़ल मतलब एक तरीके से ये है कि जैसे आप पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी में कि एक बैग में आपने बहुत सारी बॉल्स डाली, फिर उनको शफ़ल किया और जगल करके एक कोई बॉल निकली, फिर दूसरी निकली, जब आप उसके अंदर हैंड डाल के उसको निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो ये इस तरीके से हमारा आ गया रीशफल्ड वैल्यू, ठीक। अब जो है ये हमारा हो गया मॉड्यूल फंक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तब तक आप लोग इसको पढ़ो, जो भी प्रॉब्लम है मेरे को टेक्स्ट करो, ठीक है। और अच्छे से रहो, अपना ध्यान रखो, घर में रहो, स्टे सेफ, स्टे एट होम, ठीक है, एंड स्टे हैप्पी। और ज़्यादा पैनिक होने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराम आराम से हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे हमारा सब चीज़ें हमें समझ में आती रहेंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।